हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके सीटेट का जितना भी अब तक का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है 2011 से अब तक जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जितने भी प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, पौधे से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका प्लांट पे पूरी क्लास कराई जा चुकी है, कंप्लीट टॉपिक आपका कराया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग उस क्लास को नहीं किए होंगे उस क्लास को ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि उस क्लास को करने के बाद से आपका प्लांट से संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़े। वो आपका कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। और जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चंस को जो हमारे प्लांट से रिलेटेड हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, मतलब फ्रेंड्स कोई किसान है जो क्या कर रहा है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बार बार पीड़कनाशियों का उपयोग कर रहा है, ठीक है। पीड़कनाशी मतलब फ्रेंड्स जो आपके कीटों को मारने के लिए दवाई होती है, वही आपकी पीड़कनाशी होती है। तो पीड़कनाशी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, दूसरा कह रहा है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, तीसरा कह रहा है जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, चौथा कह रहा है अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर बार बार बहुत ज़्यादा कीटकनाशी का प्रयोग होगा तो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और इसको जब उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद से उस ज़मीन पर कोई भी फसल नहीं उगेगा, ठीक। तो इसलिए आपका यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। कुछ पौधों से संबंधित कार्य हैं, उस पर हमें विचार करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ए कह रहा है पौधे को सहारा देना, बी कह रहा है ह्यूमस प्रदान करना, सी कह रहा है भोजन संचित भंडारण करना, डी कह रहा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। अब क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इनमें से जड़ों के कार्य हैं, मतलब ये जो आपके चारों कार्य दिए हुए हैं इनमें से जड़ों के कौन से कार्य हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पौधों को सहारा देना ये आपका सही है। जो पौधा जो जड़ें होती हैं ये पौधे को सहारा देती हैं। ह्यूमस प्रदान करना, तो फ्रेंड देखिए ये आपका गलत है, जड़ें पौधे को ह्यूमस प्रदान नहीं करती हैं, ठीक है। भोजन संचित करना भंडारण करना, ये भी बात आपका सही है। जो जड़ें होती हैं वो भोजन का भंडारण भी करती हैं, ये भी बात आपका सही है। डी कह रहा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी बात आपका सही है। जो आपका वाटर और मिनरल होता है उसको जड़ें अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। फिर जो जाइलम होता है वो पानी और खनिजों को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचा देता है। तो आपका ए सी डी तीनों सही है। तो आइए अब हम देखते हैं ए सी डी कहाँ है। पहले विकल्प में कह रहा है ए और बी, तो ए हमारा गलत है। बी कह रहा है केवल सी और डी, तो ए भी गलत है। सी कह रहा है बी सी और डी, तो फ्रेंड्स ए भी आपका गलत है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए सी और डी। अब देखिए चौथा बचता है आपका ए सी और डी, तो फ्रेंड्स सही आपका सही है ए सी और डी। जो जड़ें होती हैं वो पौधे को ह्यूमस प्रदान नहीं करती, ये आप याद रखिएगा। यहीं से आपका घुमा घुमा करके कई बार क्वेश्चन बनाया गया है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहीं लिख लीजिएगा कि जो जड़ें होती हैं वो पौधे को ह्यूमस नहीं प्रदान करती हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो फ्रेंड देखिए सीधा सीधा हमसे पूछा जा रहा है कि मटर के पौधे पर प्रयोग कौन किया था। ए कह रहा है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी कह रहा है जॉर्ज मेस्ट्रल, डी कह रहा है चार्ल्स डार्विन। तो फ्रेंड्स इसका इजी सा आंसर है, जो हमारा मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे वो फ्रेंड्स थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स ए सी और डी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में, तो ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि जो आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे ये हरित क्रांति के जनक थे। क्या थे?
हरित क्रांति के जनक, ठीक है। आपसे अगर पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन थे तो आप बताएंगे एमएस स्वामीनाथन। वो भी कहाँ पर फ्रेंड्स, ये भारत में थे। कहाँ थे? ये भारत में थे। ये आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है। अगर प्रश्न बदलता है, पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपका आंसर बदल जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये 1960 में स्टार्ट किए थे हरित क्रांति का। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक फ्रेंड्स आपके एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका आता है जॉर्ज मेस्ट्रल। यहाँ से भी आपका सीटेट में खूब प्रश्न आता है। तो फ्रेंड्स जॉर्ज मेस्ट्रल को समझिए। तो इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था, वेल्क्रो का आविष्कार किया था। क्या किया था? वेल्क्रो का आविष्कार, ठीक है। वेल्क्रो का आविष्कार। अब फ्रेंड्स वेल्क्रो क्या होता है, आप लोगों के अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा। तो वेल्क्रो फ्रेंड्स आप लोग जो अपने बैग में या सैंडल में चपकाते हैं आपस में, उसी को वेल्क्रो कहते हैं। तो वेल्क्रो का आविष्कार हमारे जॉर्ज मेस्ट्रल किए थे प्रकृति से प्रेरणा लेकर। उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर कुछ हुक चपका हुआ देखा था, फिर वहीं से वो प्रेरित हो गए थे और वेल्क्रो का आविष्कार कर दिए थे, ठीक है। तो जॉर्ज मेस्ट्रल आपके वेल्क्रो का आविष्कार किए। और अगर आपसे पूछता है वेल्क्रो का आविष्कार कब किए, तो फ्रेंड्स आप लोग अपना आंसर दीजिएगा 1948 में, ठीक है। वो कब वेल्क्रो का आविष्कार किए थे? 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल वेल्क्रो का आविष्कार किए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके चार्ल्स डार्विन क्या है? तो फ्रेंड्स ये चार्ल्स डार्विन आपके क्रम विकास का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? क्रम विकास का सिद्धांत। अब फ्रेंड्स क्रम विकास का सिद्धांत क्या होता है? इन्होंने बताया था कि जो विकास होता है जीवों में वो एक क्रम में होता है। क्रम में होता है मतलब जो पिछली पीढ़ियों में होता है उन्हीं के ही परिणाम स्वरूप अगली पीढ़ी में भी विकास होता है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन विशेष रूप से जो जिराफ का गर्दन होता है उसको लेकर के अपना सिद्धांत दिए थे कि जिस तरह जिराफ की गर्दन धीरे धीरे ऊंची होती चली गई, वैसे ही हर जीव में भी विकास एक क्रम में अपना लक्षण प्रकट करते हुए चला जाता है, ठीक है। तो क्रम का विकास कौन दिया? चार्ल्स डार्विन। जॉर्ज मेस्ट्रल क्या किए थे? वेल्क्रो का आविष्कार किए थे। कब आविष्कार किए थे फ्रेंड्स? 1948 में। और आपके एमएस स्वामीनाथन क्या है? भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व के हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल क्या किए थे फ्रेंड्स? ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और फ्रेंड्स इनके संबंध में और भी बातें हैं, जैसे ये क्या थे फ्रेंड्स, इनका जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया के गरीब परिवार में हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स इन्होंने 28,000 से अधिक पौधों पर प्रयोग किया था, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये क्या थे? ये चेकोस्लोवाकिया के चर्च में धर्मगुरु थे, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये क्या थे? तो ये फ्रेंड्स ये पादरी थे, धर्मगुरु थे। और कहाँ पर थे? चेकोस्लोवाकिया के चर्च में। आपसे चेकोस्लोवाकिया नहीं पूछा जाएगा, आप केवल इतना ध्यान रखिए कि ये क्या थे? ये पादरी थे, धर्मगुरु थे, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन पर ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। मतलब फ्रेंड देखिए नीचे कुछ समूह दिया गया है, इनमें से जिनमें सभी जड़ें होंगी हमें उन्हें चूज करना है। ए कह रहा है चुकंदर आलू अदरक, तो देखिए फ्रेंड्स आपका चुकंदर आलू अदरक, ठीक है। बी कह रहा है शकरकंदी मूली हल्दी। सी कह रहा है गाजर हल्दी अदरक। डी कह रहा है गाजर चुकंदर मूली, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आलू और अदरक ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है तना, ठीक है। और हमें बताना क्या है? हमें बताना है जड़। अब देखिए यहाँ हल्दी भी आपका क्या है फ्रेंड्स? हल्दी आपका तना है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। गाजर हल्दी अदरक, तो फ्रेंड देखिए हल्दी और अदरक ये दोनों आपके क्या है? तना है। अब बचता है हमारा डी ऑप्शन गाजर चुकंदर मूली। तो फ्रेंड्स आपका गाजर चुकंदर मूली तीनों क्या है? तीनों जड़ के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। मतलब फ्रेंड्स जो हमारे घरों में मिर्च का प्रयोग होता है वो हमारे देश में लाया गया। तो वो जो लाया गया वो जिन व्यवसायियों के द्वारा लाया गया था वो व्यवसायी कहाँ से आए थे? ए कह रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया से। बी कह रहा है दक्षिण अमेरिका से। सी कह रहा है उज्बेकिस्तान से। डी कह रहा है अफगानिस्तान से। तो फ्रेंड देखिए जो भारत में मिर्च लाई गई थी वो लाई गई थी दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं लाया गया था, उज्बेकिस्तान से कुछ नहीं लाया गया था, अफगानिस्तान से कुछ नहीं लाया गया था। आपका मिर्च लाई गई थी दक्षिण
अमेरिका से, ठीक है। और मिर्च के अलावा कुछ और अन्य सब्जी भी लाई गई थी, जैसे आप देखेंगे टमाटर। आपसे अगर पूछेगा टमाटर कहाँ से लाया गया, तो ये भी आपका दक्षिण अमेरिका से लाया गया। आलू कहाँ से लाया गया, तो फ्रेंड्स आलू भी आपका दक्षिण अमेरिका से लाया गया, ठीक है। तो आलू और टमाटर आप ये भी ध्यान रखेंगे, आलू टमाटर मिर्च ये दक्षिण अमेरिका से आई थी। और भी अन्य सब्जियां हैं, जैसे भिंडी हो गया आपका, भिंडी कहाँ से आई पूछा जाता है, ठीक है। आपका सोयाबीन पूछा जाता है कहाँ से आया, तो सोयाबीन चीन से आया था। ये सब पे हम संपूर्ण डिस्कस किए हुए हैं अपने क्लास में, ठीक है। और फ्रेंड्स उस क्लास को आपको कर लेना है, अगर आप नहीं किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्लांट का आपका कंप्लीट टॉपिक है, उसको आप जरूर कर लीजिएगा, उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न सीटेट में नहीं जाने वाला है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेपेंथिस के बारे में पूछा जा रहा है। नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब फ्रेंड नेपेंथिस के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है, उस पर हमको विचार करना है और फिर क्या करना है, उनमें से जो सही कथन होगा उसको चूज करना है, ठीक है। ये कह रहा है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात आपका सही है कि ये जो पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, ये बात आपकी सत्य है। बी कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी बात आपका फ्रेंड सही है कि इसका जो आकार होता है वो घड़े के समान होता है और इसका मुंह जो होता है वो एक पत्ती से ढका होता है। इसीलिए नेपेंथिस का दूसरा नाम घटपर्डी भी कह दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि घड़े के समान होता है तो इसको घटपर्डी भी कह देते हैं। सी कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। फ्रेंड्स ये बात आपका गलत है, यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार नहीं कर सकता है, बल्कि ये कुछ बड़े जंतुओं को भी फंसा सकता है, जैसे आपका मेढक हो गया, ठीक है, मेढक, चूहा, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। मेढक और चूहा को भी ये फंसा करके शिकार कर सकता है, तो ये केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार नहीं कर सकता, ये बात आपकी गलत है। डी कह रहा है यह छोटे कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इनमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो फ्रेंड्स ये आपका आवाज नहीं निकालता है, ठीक है, ये आपका क्या निकालता है, ये फ्रेंड्स आपका सुगंध निकालता है, ठीक है, क्या निकालता है, तो ये सुगंध निकालता है, ये आपका सुगंध निकालता है, ये आवाज नहीं निकालता है, ठीक है। तो ये भी बात आपकी गलत हो जाती है, ठीक। तो हमारा यहाँ पर सही क्या है, ए और बी सही है कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ठीक है। और सी और डी गलत है, तो हमको चूज क्या करना है, हमको ए और बी जहां होगा वो हम चूज करेंगे, ए और बी हमारा सही है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ए में दे रहा है केवल ए और बी, तो फ्रेंड्स सही हमारा सही हो जाता है, क्योंकि केवल ए और बी ही हमारा सही था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए था हमारा ए सही और हमारा बी सही था, सी गलत था, ठीक है, और आपका डी भी गलत था क्योंकि आवाज नहीं गंध निकालता है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए ये कीटों का भक्षण क्यों करता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अपने खुद के अंदर स्वयं की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं कीटों का शिकार करते हैं। और ये कहाँ उगता है अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताइएगा कि दलदली जगहों पर ये पौधे उगते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, झूम खेती से क्वेश्चन है। देखिए झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती के बारे में कथन दिए गए हैं, उस पर हमको विचार करना है फ्रेंड। तो आइए हम देखते हैं कि झूम खेती के बारे में क्या सही है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप नीचे देखिए आपसे पूछा जा रहा है सही कथन है, आपसे एग्जाम में सही के बजाय गलत भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने दिमाग में ही मत बैठाए रहिएगा कि आपसे सही ही पूछा जाएगा, आपको सारे कथन देकर कभी गलत भी पूछ सकता है, तो इसको जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम चलिए अपने कथनों को पढ़ लेते हैं। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये बात आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि जब एक फसल को काट लिया जाता है, एक फसल को प्राप्त कर लिया जाता है, तो वहाँ की जो जमीन होती है उसको कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी जगहों पर जाकर खेती करते हैं, ठीक है। उस जमीन पर फिर फसल नहीं उगाते हैं, ठीक। तो ये बात आपका सही है। अब देखिए बी कह रहा है इन
इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, उखाड़ते नहीं है, उखाड़ने की जगह गिरा करके जलाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि उखाड़ते नहीं है, गिरा करके जला देते हैं। सी कह रहा है खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ये बात आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि जो जंगल में खरपतवार होते हैं उनको जब गिरा करके जला दिया जाता है तो उनसे जो खाद प्राप्त होती है उनको उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है। डी कह रहा है जब जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो फ्रेंड्स इसे गहरा नहीं जोता जाता है, जमीन को हल्का सा हिला करके खुरपी वगैरह से उसमें बीज को डाल दिया जाता है, गहरा जोता नहीं जाता है। तो ये बात आपका गलत है। हमारा सही क्या है? ए सही है और सी सही है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ए और सी कहाँ है, आइए हम ए और सी को ढूंढते हैं। देखिए ए विकल्प में कह रहा है बी और सी, बी में कह रहा है केवल ए, सी में कह रहा है ए और डी, डी में कह रहा है केवल डी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सही क्या था? हमारा सही था ए और सी। ठीक है, ए और सी हमारा सही था। हम ऊपर देख भी लेते हैं एक बार कि फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, और सी खरपतवार राख को खाद के रूप में काम में लेते हैं। ए और सी हमारा सही था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स विकल्प में कहीं ए और सी दिया ही नहीं है। ठीक है, विकल्प में बी और सी दिया है, ए दिया है, ए और डी दिया है, केवल डी दिया है। ठीक है, अब सही क्या है? ए और सी है। अब क्या हमको चूज करना है? इसमें आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सीटेट क्या करता है? क्वेश्चन वही पूछता है, लेकिन बार बार ऑप्शन के साथ खेलने की इसकी आदत है। ठीक है, ये ऑप्शन के साथ खेलता है जिससे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक, अब देखिए कितने चालाकी से हमारे साथ खेला है। ठीक, देख सकते हैं आप कि ए और सी सही है, लेकिन विकल्प में कहीं ए और सी दिया ही नहीं, सीधे सीधे एक तरह से घुमाया जा रहा है। अब देखिए ए और सी अगर नहीं है फ्रेंड्स तो बी और सी कह रहा है, तो बी गलत है, इसलिए ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल ए, ठीक है केवल ए हो सकता है, ए और डी, तो डी हमारा नहीं सही था, इसलिए ए भी विकल्प गलत हो जाएगा। केवल डी, तो डी नहीं सही था, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या होता है? हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स केवल ए। हालांकि ए और सी दोनों सही हैं, लेकिन विकल्प में सी ना होने की वजह से ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी विकल्प को देख करके भ्रम उत्पन्न हो तो आपके पास जो ज्ञान है, जो आप सीखें, उस पर आप डटे रहिएगा। सीटेट के चलते, इसके विकल्पों के चलते कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी में 3 से 4 मिनट सोचने में लगा देंगे और उनका समय वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समय नहीं वेस्ट करना है, आपको चालाकी से ऑप्शन को ढूंढ करके सही विकल्प का उत्तर दे देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स देखिए, इतना तो हम झूम खेती के बारे में जान लिए, और भी झूम खेती से संबंधित कुछ बातें समझ लेते हैं। ठीक है, वह जहां से आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है यहीं पर उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, झूम खेती को और किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स इसको स्लैश एवं वर्ण कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्लैश एवं वर्ण कृषि। ठीक है, स्लैश एवं वर्ण कृषि आपका ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। स्लैश एवं वर्ण कृषि के नाम से किसे जानते हैं? तो फ्रेंड्स आपका झूम खेती को स्लैश एवं वर्ण कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और झूम खेती किस प्रकार की खेती होती है फ्रेंड्स? तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो झूम खेती होती है यह आपकी एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि होती है। कैसी होती है? स्थानांतरण कृषि होती है। स्थानांतरण कृषि क्यों होती है? क्योंकि जब एक बार फसल को प्राप्त कर लेते हैं तो उस जमीन को छोड़ करके कुछ साल तक उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर जा करके खेती करते हैं, तो इसलिए इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे स्थानांतरण कृषि पूछे जाने की भी संभावना है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन बीज नहीं है। इनमें से 3 ऐसे होंगे जो बीज होंगे और एक ऐसा होगा जो बीज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप बीज की विशेषता समझिए, बीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो बीज फ्रेंड्स पौधे के उस भाग को कहते हैं जिनसे नया पौधा बन सकता है। ठीक है, जिससे नए पौधे की प्राप्ति होती है। ठीक, तो उसे हम बीज कहते हैं। अब देखिए, ए कह रहा है सौंफ, बी कह रहा है काली मिर्च, सी कह रहा है गेहूं, डी कह रहा है साबूदाना। तो फ्रेंड्स आपका सौंफ भी बीज का प्रकार होता है,
काली मिर्च भी बीज है, गेहूं भी बीज है, साबूदाना आपका बीज नहीं होता है। ठीक है, साबूदाना क्या होता है फ्रेंड्स, आपका एक होता है, एक आपका पेड़ है सागोपाम, ठीक है, जिसका नाम है सागोपाम। इस पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है, तने को काट देते हैं, उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उनसे साबूदाना बनाया जाता है। तो साबूदाना आपका बीज नहीं होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक, और अगर आपसे नए डायमेंशन से क्वेश्चन बनाता है तो पूछ लेगा कि साबूदाना किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो आप याद रखिएगा कि साबूदाना सागोपाम नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, मतलब जो पौधा दिया हुआ है इसकी विशेषता क्या है कि इसकी जो पत्ती है उसको सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं हम, और उसके बीज से तेल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमसे वो पौधा पूछा है कि वो किस चीज का पौधा होता है, तो आइए फ्रेंड्स हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला कह रहा है नारियल, दूसरा कह रहा है बंद गोभी, तीसरा कह रहा है सरसों, चौथा कह रहा है पालक। तो देखिए फ्रेंड्स, पत्तियों का सब्जी के रूप में उपयोग करना और उसके बीज से तेल प्राप्त करना, तो एक खासियत होती है सरसों की। सरसों की पत्तियों का हम साग बनाते हैं, सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं और उसके बीज से तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सरसों यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पालक, तो आपसे पालक से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाता है, आपको विकल्प में पालक दे देगा, ठीक, और आंवला दे देगा, पालक, आंवला, और आपका एक गुड़ दे देगा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा एक किसके लिए होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है आयरन। ठीक है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं किसमें, पालक, आंवला और गुड़ में। ठीक है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा पालक, आंवला, गुड़। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स आपका यहीं से क्वेश्चन आता है, और नारियल से आपका क्या क्वेश्चन आता है कि नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपका नारियल का पेड़ जो होता है यहाँ पर एक केरल में पाया जाता है। ठीक है, केरल में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और नारियल के तेल में फ्रेंड्स पकी हुई मछली, ठीक है, नारियल के तेल में तली हुई मछली, ठीक है, तेल में मछली, ये कहाँ के लोग खाते हैं, ये फ्रेंड्स खाते हैं गोवा के लोग। ठीक है, ये भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नारियल के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, गोवा के लोग खाते हैं, और सरसों के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर के लोग खाते हैं सरसों के तेल में तली हुई मछली। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ सब जगहों से आपका सीटेट में प्रश्न बनता है, तो इन सभी आप पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं, मतलब फ्रेंड्स फूल में जो पंखुड़ियां होती हैं उनके बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन भी बार बार सीटेट में आया हुआ है। देखिए, पहला कह रहा है पराग कोश, दूसरा कह रहा है पराग, तीसरा कह रहा है मूलांकुर, और चौथा कह रहा है वर्तिकाग्र। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है पराग। ठीक है, जो आपका पाउडर जैसी संरचना होती है इसे पराग कहते हैं, पॉलन कहते हैं। ठीक है, पराग या पॉलन। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपका बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। और जिन्हें फ्रेंड्स देखिए पराग कोश, मूलांकुर, वर्तिकाग्र, इन सब के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो उस पर कंप्लीट टॉपिक आपका कराया गया है, उस क्लास को जा करके करिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, तो यहाँ पर मैं सब कुछ आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए आपको उस क्लास को जा करके देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक फ्रेंड्स भी आपका सीटेट का कह सकते हैं कि फेवरेट है, यहाँ से भी सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर हमें अध्ययन करना है और उनमें से जो सही होंगे उनको चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इनमें से सही कथन है, लेकिन मैं एक बार आपसे फिर कहता हूँ, अभी पहले भी बताया हूँ कि जब आप ये पॉइंट पढ़िएगा क्वेश्चन में कि इनमें से सही कथन है, तो आप वहाँ पर ध्यान अपना केंद्रित करिएगा कि हमसे सही पूछा है कि गलत पूछा है। हो सकता है अगली बार ये लोग चालाकी करके गलत पूछ लें, तो आपको जब ये पढ़ना है तो अपने कान खड़े कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि हमसे सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब जो कथन दिया हुआ है इन पर हम विचार करते हैं और देखते हैं कि इनमें से हमारा क्या सही होगा।
देखिए पहला कह रहा है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन, एक जो बात है ये आपका सही है, ठीक है। आपसे सीधा सीधा सीटेट एक बार ऑफलाइन वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई कितनी होती है, तो ऑप्शन में मीटर वगैरह नहीं दिया था बल्कि सीधा सीधा पूछा था कि हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इसकी ऊंचाई होती है ये जो हमारी कक्षा होती है इसके लगभग बराबर होती है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये भी आपको याद में रखना है, ठीक। अब देखिए बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है फ्रेंड्स इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स ये भी बात आपका सही है कि जो इस वृक्ष की जड़ें हैं वो इसकी लंबाई की 30 गुना गहराई तक जाती हैं, ठीक है। और ये जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती है, इनको पानी नहीं मिल जाता है, तब तक ये नीचे बढ़ती ही रहती हैं। ये बात आपका सही है क्योंकि रेगिस्तानों में पानी की कमी होती है। अब देखिए सी कह रहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका बात सही है कि जो इस वृक्ष का तना होता है इसमें पानी एकत्रित होता है। और जैसे आपका मान लीजिए वृक्ष है, इसके तने में पतली पाइप डाल करके यहाँ के जो निवासी होते हैं वो पानी को निकाल करके गर्मियों में पीते भी हैं। तो इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी बात आपका सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं बल्कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपके ऑफलाइन एग्जाम में एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये आपका अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। अबू धाबी में फ्रेंड्स आपका क्या पाया जाता है? अबू धाबी में आपके खजूर का पेड़ पाया जाता है। और सीटेट प्रश्न पूछता है कि अबू धाबी की जो करेंसी है उसको क्या कहते हैं, तो अबू धाबी की करेंसी को हम दिरहम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि अबू धाबी की करेंसी को हम दिरहम कहते हैं और अबू धाबी में खजूर का पेड़ पाया जाता है। और रेगिस्तानी ओक हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए ए सही है, बी सही है, सी सही है। अब देखते हैं कि हमारा ए बी सी कहाँ है, किस विकल्प में है। तो देखिए ए कह रहा है बी सी और डी, तो फ्रेंड्स ये गलत है क्योंकि ए नहीं था हमारा। हमको क्या चाहिए? हमको ए बी सी चाहिए। आपका सी कह रहा है ए बी सी, तो फ्रेंड्स यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ए बी सी आपका सही है, ठीक है। यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। फ्रेंड मतलब दानों को भूसे से अलग करना है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ए कह रहा है फसल की कटाई, बी कह रहा है हस्तचयन, सी कह रहा है थ्रेशिंग, डी कह रहा है निष्पवान। निष्पवान का मतलब फ्रेंड्स होता है विनोइंग, ठीक है, विनोइंग, इसका इंग्लिश होता है विनोइंग। और थ्रेशिंग का इंग्लिश फ्रेंड्स थ्रेशिंग ही होता है, ठीक। अब देखिए दानों को भूसे से अलग करना है, तो फ्रेंड्स ये प्रक्रिया कहलाती है निष्पवान, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्पवान। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या बनेगा? थ्रेशिंग से। थ्रेशिंग से भी आपका प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स थ्रेशिंग क्या होता है? दाने को, जब हम दानों को किससे अलग करते हैं फ्रेंड्स? दानों को बाली से। किससे अलग करेंगे? दानों को बाली से अलग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। दानों को बाली से अलग करने का मतलब जैसे कोई फसल कट के आती है तो उसका जो बाली होता है, जब उस बाली से दानों को अलग किया जाता है तो उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। और निष्पवान किसको कहते हैं? जब भूसे से दाने को अलग किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, इन दोनों जगहों से आपका सीटेट में प्रश्न बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेपनथिस। नेपनथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। मतलब हमारे देश में जो नेपनथिस पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? ए कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, सी कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ सीक्वेंसिंग में गलत हो गया है, ए बी सी आप मान लीजिए, बी कह रहा है असम में, सी कह रहा है मेघालय में, डी कह रहा है उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स आपका जो नेपनथिस पौधा है ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका मेघालय में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसके पहले भी हम नेपनथिस के बारे में ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन बिंदुओं को भी ध्यान रखिएगा, आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होता है। ठीक है, मतलब हमें उन फलों और सब्जियों को चुनना है जिनके अंदर बीज होता है, जिनमें बीज नहीं होगा उनको हमें साइड कर देना है। ठीक, तो आइए चुनते हैं कि जिनके भीतर बीज होता है। देखिए आपके फल और सब्जी क्या क्या दिया हुआ है, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज में कोई बीज नहीं पाया जाता है, आलू में कोई बीज नहीं पाया जाता है, तो जिस विकल्प में प्याज और आलू होगा उसको हमें हटा देना है। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, ये सब स्मार्ट तरीका होता है जल्दी से अपने ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। आप प्रश्न को पढ़ने में ज़्यादा समय लगाएंगे और प्रश्न को समझने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए स्मार्टली सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, जिन सब्जियों में, जिन फलों और सब्जियों में आपका बीज नहीं पाया जाता है उनको पहले मैंने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखेंगे, जिस विकल्प में ये दोनों में से कोई भी आएगा उसको हम हटा देंगे और जिनमें ये दोनों नहीं आएंगे वही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ए कह रहा है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, तो देखिए यहाँ आपका प्याज आ गया, तो ए विकल्प हमारा गलत हो जाता है। बी कह रहा है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, तो देखिए यहाँ आलू आ गया, ए भी विकल्प हमारा गलत हो जाता है। सी कह रहा है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, यहाँ देखिए फ्रेंड्स सी विकल्प में ना प्याज आया ना आलू आया, तो इसलिए आपका सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब डी कह रहा है करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू, तो देखिए फिर से आलू आ गया, तो ये हमारा गलत हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो सी है ये हमारा सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। मतलब खेजड़ी जो वृक्ष है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ सही कथन होंगे उनको हमें चुनना है, जो गलत होंगे उनको साइड कर देना है। ए कह रहा है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बात फ्रेंड्स आपकी बिल्कुल सही है, भारत में ये देखेंगे आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और ये फ्रेंड्स आपका राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान का फ्रेंड्स ये राजकीय वृक्ष है, तो आपसे अगर नए डायमेंशंस का क्वेश्चन बनाएगा तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप आंसर देंगे खेजड़ी। ठीक है, तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बात सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तो फ्रेंड्स ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि ये रेगिस्तानों में होता है तो इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स ये भी बात आपका बिल्कुल सही है कि जो वृक्ष होता है ये छायादार होता है, घना होता है और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये आपका हूबहू लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, डी कह रहा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। फ्रेंड्स मैं ऊपर आपको बताया हूं कि किसके तने में जल एकत्र होता है और लोग पतले पाइप से पीते हैं, तो वो फ्रेंड्स आपका वो कौन सा आपका वृक्ष था, वो था फ्रेंड्स आपका रेगिस्तानी ओक। क्या था, वो था फ्रेंड्स आपका रेगिस्तानी ओक। ठीक है, तो ए विशेषता किसकी है, ए विशेषता रेगिस्तानी ओक की है, डी वाली, और बाकी ए बी सी हमारा सही है। तो देखते हैं ए बी सी आपका कहाँ है। आपका पहला विकल्प देखिए ए बी और सी, पहले में ही आपका ए बी और सी दिया हुआ है तो यही आपका सही हो जाता है, आपको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका प्याज से आया हुआ है। प्याज से देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिनमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। मतलब फ्रेंड्स प्याज की जो फसल है उनको उगाने के लिए किन स्टेप्स को, किन चरणों को आपको फॉलो करना है, उन चरणों को एक क्रम में फॉलो करने का सही क्रम क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, इसमें आपका क्या सही होगा। ठीक है, सही क्रम का हमें चयन करना है। ये कह रहा है मृदा को खोदकर नरम बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे, ये बात आपकी सही है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक, अब दूसरा स्टेप आपका क्या कह रहा है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो फ्रेंड्स दूसरे स्टेप में प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हम नहीं काटते हैं, बल्कि जब हम मृदा को नरम बनाएंगे तो उसके बाद बीज बोया जाता है। ठीक है, जब मृदा को खोद कर नरम बना देते हैं तो हम बीज बोते हैं और ऊपर की जो सूखी पत्तियां होती हैं इनको बाद में हम काटते हैं जब हमारी फसल उग जाती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप नहीं होगा, दूसरा स्टेप होगा आपका बीज बोना। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, खरपतवार हटाना।
तो ये बात आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि बीज को बोने के बाद हम खरपतवार को हटाते हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। अब देखिए बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि पहले खरपतवार हटाएंगे कि पहले बीज बोएंगे। तो फ्रेंड्स पहले बीज बोया जाता है फिर खरपतवार हटाया जाता है, ठीक है। क्योंकि प्याज को खोद करके जब भूमि को नरम बनाया गया है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वहां पर कोई भी खरपतवार नहीं होगा, उसकी सफाई पहले से हो चुकी है। वहां पर कोई भी आपका घास या कोई भी ऐसा पौधा नहीं होगा, ठीक है। जब हम क्योंकि पहले ही जमीन को खोद करके नरम बना दिए हैं। अब जब प्याज के बीज को बो देंगे तो हमारा पौधा जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद से उसकी निराई होती है, ठीक है। और उसी निराई को हम क्या कहते हैं, खरपतवार हटाना। तो बीज बोने के बाद से जो हमारा तीसरा स्टेप होगा उसमें हम खरपतवार को हटाएंगे। उसके बाद से फ्रेंड चौथा कथन आपका क्या होगा फ्रेंड, प्याज को उखाड़ना। मतलब जब प्याज की फसल हमारी तैयार हो जाएगी तो इसको हम उखाड़ लेंगे, ये भी बात सही है। अब इसके बाद हम पांचवा स्टेप क्या फॉलो करेंगे फ्रेंड, जब प्याज को उखाड़ लेंगे तो उसके ऊपर की जो पत्तियां वगैरह हैं उनको भी तो काटेंगे, हटाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है फ्रेंड्स पांचवा स्टेप, ठीक है। मतलब सबसे पहले मृदा को खोद करके नरम बनाएंगे, उसके बाद से बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद से खरपतवार को हटाएंगे, खरपतवार को हटाने के बाद से प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, और निकालने के बाद से प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियां हैं उनको काट करके अलग करेंगे, ठीक है। तो आपका एक क्रम सही होता है। तो आइए एक सही क्रम लगा देते हैं। आपका देखिए सबसे पहले ए हो जाएगा, फिर आपका फ्रेंड्स सी हो जाएगा, सी के बाद आपका तीसरा क्या है फ्रेंड्स, डी है, डी के बाद आपका क्या है, चौथा फ्रेंड्स ई है, और पांचवें पे आपका बी आता है, ठीक है। तो ए सी डी ई बी ये हमारा सही क्रम होगा। तो आइए इसको हम ढूंढते हैं कहाँ है। आपका कह रहा है फ्रेंड्स पहले विकल्प में कह रहा है ए सी डी ई बी, ए सी डी ई बी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारा पहला विकल्प ही सही हो जाता है, ठीक है, ए सी डी ई बी, ठीक। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो इस क्वेश्चन का फ्रेंड देखिए मेन आप कह सकते हैं कि इसमें जो मेन कंफ्यूजन होता है वो बीज बोना और खरपतवार हटाना इसी को लेकर के होता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि मृदा को जब खोद कर पहले ही नरम बनाया गया है, पहले से ही मृदा के ऊपर काम किया जा चुका है, तो सिंपल सी बात है कि वहां से खरपतवार को हटाया जा चुका है। उसके बाद जब बीज बो देंगे तो जब हमारा पौधा बड़ा होगा तो पौधे के साथ स्वाभाविक सी बात है कि घास भी बड़ी होगी, खरपतवार भी बड़े होंगे उसके साथ, तो उनको हम हटाएंगे, ठीक है। बीज बोने के बाद खरपतवार को हटाएंगे, मृदा को खोद करके नरम करने के बाद से खरपतवार को नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए हमारा जितना भी आपका क्वेश्चन, ठीक है, ऑफलाइन पेपर में 2011 से अब तक मतलब टिल डेट, मतलब 2011 से टिल डेट अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके प्लांट से संबंधित, हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम एक अगली क्लास बनाएंगे जिसमें हम सारे ऑनलाइन के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो उसके बाद से आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन प्लांट से संबंधित हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आप एक बार जब क्लास को कर लेंगे, जो मैं क्लास कराया हूँ प्लांट से संबंधित, उस क्लास को करने के बाद और इन दोनों क्लासों को करने के बाद से जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आज की क्लास और जो आगे की क्लास होगी जिसमें हम ऑनलाइन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद से फ्रेंड्स आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपसे प्लांट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर देने के लिए सफिशिएंट होंगे, इनफ होंगे, ठीक। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्लास समझ में आई होगी और ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हो जो आपका 21 जनवरी को पेपर होने वाला है उसके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक करिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यारा सा चैनल है सीटेट मंत्रा, यहाँ पर डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, तो आपको डेली क्लासेस अटेंड करना है। और आपकी जो डेली की क्लासेस कराई जाती हैं इनका PDF आंसर के साथ आपके टेलीग्राम चैनल पर, सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आपको वो भी प्राप्त कर लेना है, उसका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको भी प्राप्त कर लेंगे, वहां से अपना रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे एक अगली क्लास में।